गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग। ये जो क्वेश्चन पेपर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, जो पेपर आज ही हुआ था सुबह में, अप्रैल 2024 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की ये क्वेश्चन पेपर है, एडवांस अकाउंटिंग पेपर सेकंड की। और इस क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंगे और इस वीडियो में मैं दो प्रॉब्लम कवर करूंगी, ऑब्जेक्टिव एंड दो प्रॉब्लम। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दे रही हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर 24 अप्रैल 2024 को हुआ है सुबह में। तो इस क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, सेकंड क्वेश्चन से लेकर फोर्थ तक आपको एनी टू सॉल्व करने थे, मतलब ब्रांच अकाउंट, रेशियो एनालिसिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट, इनमें से आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश डैश आर नॉट फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, तो इसका आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब फर्स्ट ए। सेकंड क्वेश्चन है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर इज इनकम टू, सॉरी इज कम टू डैश डैश साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका आंसर है इनकम साइड, मतलब इसका भी आंसर ए ही है। देन थर्ड क्वेश्चन है ब्रांच नॉट कीप द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आल्सो नोन एज डिपेंडेंट ब्रांच, इसका आंसर है बी, डिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर टू असरटेन, तो क्या असरटेन करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच। सो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रांच ये अप्रोप्रिएट आंसर है, मतलब इसका भी आंसर ए है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए है। जो थर्ड थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, बी, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, dash dash is prepared to maintain small expenses like carriage, postage, entertainment, etc. तो इसका आंसर है बी, मतलब पेटी कैश। पेटी कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए। सो पेटी कैश बुक इसका आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एस्टेब्लिश टू रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसका आंसर है सी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब एक्सटर्नल इक्विटीज एंड ओनर्स इक्विटी, दैट इज इंटरनल इक्विटी, मतलब इसका आंसर है सी। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, डैश डैश कैन यूटिलाइज फॉर पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर द बिजनेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका आंसर है बिल्डिंग फंड, इसका आंसर है ए, बिल्डिंग फंड। तो इस तरह से हमने ट्रू और फॉल्स के आंसर देखे, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर देखे। अभी हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स के आंसर, ये भी हमें आपको एनी 5 सॉल्व करने थे, 7 दिए होते हैं। तो मैं इसके आंसर आपको बता रही हूँ ट्रू और फॉल्स के। जस्ट अ मिनट, यस। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, अ सोसाइटी विच एज प्रोक्लेम एज इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, तो इसका आंसर है फॉल्स। सेकंड है द वर्ड कोऑपरेशन इज वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, इसका आंसर है ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इज adopted generally in those branches which are small in size, true. The net worth of the company is total asset minus total liability, इसका भी आंसर है true. All branch expenses such as rent, salary are paid by branch in case of dependent branch, इसका आंसर है false. Next है the primary objective of formation of cooperative credit society is promoting of saving, इसका आंसर है true. एंड लास्ट क्वेश्चन है डेटर्स टर्नओवर रेशियो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टाइम्स, इसका आंसर है ट्रू। अभी हम देखेंगे मैच द पेयर्स, ये भी बहुत इजी थे, आप गेस करके भी इसका आंसर लिख सकते थे। तो देखिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, अभी एक्ट के लिए तो यहाँ पर 1960 छोड़ के दूसरा कोई भी पेयर ही नहीं है, सो इसका आंसर है 1960। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो इसका आंसर है आरडीडी।
नेक्स्ट है लोनिंग, तो ये लोनिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लोडिंग है। लोडिंग इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका आंसर है स्टॉक रिजर्व अकाउंट, मतलब इसका पेयर है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल, तो इसका आंसर इसी के सामने दिया हुआ है, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। एंड लास्ट वन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी को मालूम है आपको, तो इसका आंसर है एआई। तो इस तरह से हमने मैच द पेयर्स देखे। अभी देखिए जो शॉर्ट नोट है, तो ये शॉर्ट नोट की मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दी हुई है, जिसमें मैंने आपको जो शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट होती है वो सभी शॉर्ट नोट आपको दी थी। वही शॉर्ट नोट यहाँ पर है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो ये शॉर्ट नोट थी, तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो उस वीडियो में से इसका आंसर देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, लेकिन वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रेशियो एनालिसिस एंड जो ब्रांच अकाउंट है वो सॉल्व कर लेंगे, बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी का सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देती हूँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉब्लम आया था वो मैं दिखा देती हूँ, सिर्फ इसका जो सोल्यूशन है वो हम बाद में लेंगे। तो ये 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसका भी मैं सॉल्यूशन लेने वाली हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो पहले रेशियो एनालिसिस एंड ब्रांच अकाउंट का मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो देखिए ये प्रॉब्लम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, यहाँ पर मैं प्रॉब्लम आपको दिखा रही हूँ, सॉल्यूशन मैं बाद में ले रही हूँ। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स थी, आपको फॉर्मेट के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रेशो का और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, लेकिन हम सभी लेने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले जो रेशियो एनालिसिस का था। यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दिया गया था, जीजी लिमिटेड पुणे का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड अकाउंट है, एंड यहाँ पर बैलेंस शीट है। और हमें जो प्रिपेयर करना है, मतलब जो रेशियो निकालने हैं, वो यहाँ पर नीचे दिए गए थे। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड है ऑपरेटिंग रेशियो, फोर्थ है करंट रेशियो, फिफ्थ है लिक्विड रेशियो, एंड लास्ट वन है स्टॉक स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो अभी वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप सभी स्टूडेंट ने पिछली वीडियो देखी होगी, मतलब अप्रैल 2023 की, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं, वो मैं अभी नहीं आपको दिखा सकती क्योंकि वो वीडियो मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर है। मैं डायरेक्टली इसका अभी सॉल्यूशन लेने वाली हूँ, जो रेशो है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर दिए गए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या चाहिए होगा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, एंड और क्या चाहिए, सेल्स। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है 30 लाख, सेल्स है 90 लाख, एंड नेट प्रॉफिट है 14 लाख, सेल्स है 90 लाख। इसके ऊपर से हम पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो पहले हम वो ले लेते हैं। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए यहाँ पर नंबर सिर्फ अलग है, क्योंकि ये सॉल्यूशन मेरे पास पहली जो वीडियो थी हमारी अप्रैल की, उसमें मैंने बनाया था, तो मैंने वही यहाँ पर यूज किया है फास्ट में आपको बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर आप इसको 1 दे दीजिए, यहाँ पर मेरा 4 था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 100, तो इसका आंसर आपको कैलसी पे आता है 33.333 अनलिमिटेड। सो हमने यहाँ पर लिया 33.33%, या फिर आप इस तरह से ले सकते हैं 33 and 1/3, इस तरह से भी ले सकते हैं परसेंट में। तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट दिया गया है 14 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स 90 लाख इंटू 100, तो आंसर आया 15.55%। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम ऑपरेटिंग रेशियो का।
तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, और क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है सेपरेटली दिए गए हैं। कौन कौन से है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 14 लाख है, तो ये ऑपरेटिंग है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2,50,000 है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो नहीं लेने हैं, सिर्फ ये दो अमाउंट लेनी है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें चाहिए सेल्स 90 लाख, उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे 30 लाख, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 60 लाख। ये हमें बाद में स्टॉक टर्नओवर रेशो में भी यूजफुल है। तो हम पहले अभी निकालते हैं ऑपरेटिंग रेशो, जो हमारे सीक्वेंस में थर्ड नंबर को पूछा गया था, तो वो रेशो हम निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे ऑपरेटिंग रेशो का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके, 90 लाख में से 30 लाख माइनस किए तो 60 लाख। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टोटल की, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सो 14 लाख प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 16,50,000। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो लिखा, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स, या फिर सेल्स भी लिख सकते हैं आप, इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 16,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स है 90 लाख इंटू 100। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशो आया है 85%। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, ये तीन रेशो हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर से। अभी बाकी के जो रेशो होते हैं वो है बैलेंस शीट के। तो अभी देखिए हम नेक्स्ट रेशो देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट रेशो है करंट रेशो। तो हमें और क्या निकालना है अभी, करंट रेशो, लिक्विड रेशो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो करंट रेशो के लिए हमें चाहिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है एंड कैश एट बैंक है। तो ये चारों क्या है, करंट एसेट्स है। और यहाँ पर लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल है। तो ये 10 लाख है, ये 5 लाख है। पिछली क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में जो डिफरेंस है, वहां पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड बिल्स पेबल थे, यहाँ पर ओनली बिल्स पेबल है। और वहां पर जो अमाउंट थी उसी की टोटल ये बिल्स पेबल की अमाउंट है। सो ये रेशो भी मेरे पास रेडी था। तो देखिए हम करंट रेशो निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक की टोटल करेंगे, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की टोटल करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं करंट रेशो। नेक्स्ट रेशो, तो करंट रेशो के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट में हमने लिया स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक। स्टॉक है 12 लाख, डेटर्स है 10 लाख, बिल्स रिसीवेबल है 2 लाख एंड कैश है 6 लाख, इनकी टोटल आई 30 लाख। अभी हमने करंट लायबिलिटीज में ली सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10 लाख, बिल्स पेबल है 5 लाख, इनकी टोटल आई 15 लाख। तो अभी फॉर्मूले में हमने अमाउंट लिखी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज मीन्स 30 लाख अपॉन 15 लाख। 30 लाख को हम 15 लाख से डिवाइड करेंगे, तो जीरो जीरो कैंसिल करके आपको 15 का टेबल तो आता है, 15 टू जा 30। सो यहाँ पर रेशो आया 2:1। तो करंट रेशो आया 2:1। नेक्स्ट है लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो कैसे निकलते हैं, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट किसको बोलते हैं, तो करंट एसेट्स में से हमें स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ स्टॉक है। तो ये जो स्टॉक की फिगर है 12 लाख, वो हम क्या करेंगे, माइनस कर डालेंगे 30 लाख में से। और करंट लायबिलिटीज कैसे लेते हैं हम, करंट लायबिलिटीज लेने के लिए हमें क्या करना होता है, तो करंट लायबिलिटी सॉरी लिक्विड लायबिलिटीज लेने के लिए हमें क्या करना होता है, करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो हम यही अमाउंट लेंगे लिक्विड लायबिलिटी की 15 लाख। सो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट हम कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करेंगे। तो करंट एसेट है 30 लाख, उसमें से 12 लाख माइनस किए स्टॉक के, तो आंसर आया 18 लाख। और उसको लिक्विड लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे, तो लिक्विड लायबिलिटी जो है करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज 15 लाख है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, तो हमारा आंसर आया 15 लाख। सो 18 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, कैलसी पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 1.20। तो आप 1.20:1 लिख दीजिए। इस तरह से हमने लिक्विड रेशियो भी निकाला।
अभी लास्ट रेशो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो में हमें लगता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशो निकालते वक्त निकाला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आया है 60 लाख। और क्या लगता है? और लगता है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक में हमें क्या क्या लेना होता है? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इनकी टोटल, और उसको 2 से हमें डिवाइड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो वो हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख। इनकी टोटल करेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। तो हम एवरेज स्टॉक निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हमारे पास है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे। तो नेक्स्ट रेशो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो पिछली बार डेटर्स टर्नओवर रेशो पूछा था, तो मेरे पास डेटर्स टर्नओवर रेशो का आंसर ऑलरेडी था। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है? स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। तो मैं स्टॉक टर्नओवर रेशो निकाल रही हूँ। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशो जो है, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशो जब हमने निकाला था उसी में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके 60 लाख। तो मैंने यहाँ पर ये फिगर डायरेक्ट ले ली है 60 लाख की। और एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा वो है 10 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है हमारा 12 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो 10 और 12 लाख की टोटल आई 22 लाख, उसको 2 से डिवाइड किया तो एवरेज स्टॉक आया 11 लाख। अभी हम फॉर्मूला जो है उसमें अमाउंट लिखेंगे। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 lakhs, उसको हम 11 लाख से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आया है 5.45। तो 5.45 जो है उसको हम क्या करेंगे? तो होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 5.45 दैट इज 5 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना आया है? 5 टाइम्स। ये हमारा आंसर है 5 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशो का। इस तरह से हमने जो रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया है। यहाँ पर हमारा रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। सभी रेशियोज में आपको वंस अगेन दिखाती हूँ। ये करंट रेशियो है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर लिक्विड रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, और ये लास्ट वन स्टॉक टर्नओवर रेशो है। अभी हम सॉल्व करेंगे ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम। तो ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम हमें पूछा गया था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। तो ये जो लास्ट प्रॉब्लम है ये ब्रांच अकाउंट का है। देखिए यहाँ पर कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं ये दिए गए थे, तो ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। तो हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतने अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो हम ये सभी अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो पोस्टिंग है, मतलब मैंने ये वीडियो डिटेल में बनाया है। आप लास्ट ईयर का जो एग्जाम है उसका अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर भी मैंने ये बनाया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट में आपको मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। तो देखिए हमें ये जो पोस्टिंग है, पहले क्या करना पड़ेगा? लोडिंग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लोडिंग हमें बताया गया है 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब 25/100। आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका लोडिंग आएगा 1/4, या फिर डायरेक्टली आप 25% भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 25/100 है। सो आप डायरेक्टली 25% ले सकते हैं, या फिर आप 25 और 100 इसका कैलकुलेशन करके 25:1 और इंटू 4 करके 100 आता है, सो 1/4 भी आप लोडिंग ले सकते हैं। दोनों तरह में से किसी भी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाद में हम जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उनको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिया है। तो ये ओपनिंग बैलेंस सभी एसेट्स का है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो वन बाय वन हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम निकालेंगे लोडिंग और सभी अकाउंट हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम।
तो अभी हम लोडिंग का कैलकुलेशन करते हैं। लोडिंग का जो फॉर्मूला है, लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। तो पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालनी होती है, सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 100 लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमें 25% ऑन सेलिंग प्राइस बताया है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगी 75, क्योंकि प्रॉफिट 25 है। तो 25 अपॉन 100, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया है 1/4, मतलब हमारा लोडिंग है 1/4। ये जो लोडिंग है वो किसके किसके ऊपर निकालते हैं? तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के ऊपर निकालते हैं। तो देखिए, हम वर्किंग नोट में ही लोडिंग का कैलकुलेशन कर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम में देखिए, जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 80,000, इसके ऊपर हम लोडिंग निकालेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच का आइटम है 2 लाख का, तो उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर लोडिंग निकालेंगे। गुड्स रिटर्न टू एचओ है 16,000, तो इसके ऊपर लोडिंग निकालेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है 1 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी लोडिंग निकालेंगे। सो हमने वर्किंग नोट में ही ये 4 कैलकुलेशन कर लिए हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वर्किंग नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इजी जाए इसलिए आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच 2 लाख है, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो 50,000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 16,000 है, उसको 1/4 से डिवाइड किया, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो 4 4 थाउजेंड। देन हमने ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर आया 20,000। और क्लोजिंग स्टॉक जो है 1 लाख, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 25,000। इस तरह से हमने पहले सभी लोडिंग निकाल लिए हैं। और बाय मिस्टेक मैंने आपको बताया कि अप्रैल 23 के क्वेश्चन पेपर देखिए, लेकिन अप्रैल की नहीं, अक्टूबर 23 के क्वेश्चन पेपर देखिए। सेम क्वेश्चन पेपर है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं डिटेल में उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी फास्ट ले रही हूँ सोल्यूशन। तो देखिए, अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इस तरह से जो अकाउंट बताए थे वो प्रिपेयर कर लिए हैं, मतलब ड्रॉ कर लिए हैं। अभी हम जो पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, वो जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं वहां से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब जो ओपनिंग बैलेंसेस है, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, तो इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो आदि पहले हम पोस्टिंग कर लेंगे। तो देखिए, स्टॉक है 80,000, डेटर्स है 20,000, पेटी कैश है 2,000। तो हमारे पास ये तीनों अकाउंट्स अवेलेबल है, उनके ओपनिंग बैलेंसेस हम डेबिट साइड में लेंगे। तो स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस हम ले लेते हैं डेबिट साइड में। तो पहले हम डेबिट में ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ एम कॉर्पोरेशन पुणे हेड ऑफिस लेजर अकाउंट ऑफ सातारा ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 23 है ना, या फिर 24 होगा तो 24 कर लीजिए, कोई बात नहीं। उसमें से कुछ, हाँ 24 है। सो यहाँ पर आप 24 कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ 24। बाकी का सब सेम है, इसलिए मैंने वैसे के वैसे ही रखा है 24। ओके। तो पहले अकाउंट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, उसके डेबिट में लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। देन डेटर्स के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। एंड पेटी कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। इस तरह से हमने ओपनिंग बैलेंस पहले पोस्टिंग कर लिए। अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट पोस्टिंग है हमारी, वो है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब हमने सेल्स किए हैं, तो वो आएगा स्टॉक के क्रेडिट साइड में। और ये अगले जो 3 आइटम है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्ट, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये सभी चारों आइटम आएंगे डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिर्फ जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है उसका डबल इफेक्ट आएगा, वो हमारे स्टॉक के डेबिट में भी आएगा और डेटर्स के क्रेडिट में भी आएगा। तो पहले हम कैश सेल्स से स्टार्ट करते हैं। कैश सेल्स हम लिखेंगे स्टॉक के क्रेडिट साइड में। स्टॉक के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट कैश सेल्स अमाउंट में 30,000। अभी हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट आइटम, इसका सिंगल इफेक्ट है, डबल इफेक्ट नहीं देना है। नेक्स्ट आइटम है हमारा कैश सेल के बाद डिस्काउंट अलाउड।
बैड डेप्ट, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये चारों आइटम हम पोस्टिंग करेंगे डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, अंडरलाइन करके डिस्काउंट अलाउड 4000, बैड डेप्ट 3000, दोनों की टोटल आउटर में 7000। जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है उसको हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इन ब्रैकेट रिटर्न फ्रॉम डेटर्स 1500। एंड जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, आप डायरेक्टली कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी लिख सकते हैं या फिर बाय बैंक अकाउंट, इन ब्रैकेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,20,000। अभी इसका हमें सेकंड इफेक्ट देना है। यहाँ पर हमने ब्रांच एक्सपेंसेस लिखा है, सो डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट का सेकंड इफेक्ट जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में। सो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में आप डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट का सेकंड इफेक्ट दीजिए एक्सपेंसेस को, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट साइड में। टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, यहाँ पर बाय मिस्टेक नहीं लिखा है लेकिन आप लिख दीजिए टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, अंडरलाइन करके डिस्काउंट अलाउड 4000, बैड डेट 3000। अभी हम देंगे रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो है उसका सेकंड इफेक्ट स्टॉक अकाउंट को। यहाँ पर हमने स्टॉक लिखा था ना, तो हम स्टॉक के कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड। तो स्टॉक के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इन ब्रैकेट रिटर्न्स अमाउंट में 1500। इस तरह से हमने डेटर्स से रिलेटेड जो चार आइटम थे उनके इफेक्ट दे दिए हैं। अभी नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ये हमारा आएगा स्टॉक के डेबिट में, और रिटर्न टू एचओ ये आएगा स्टॉक के क्रेडिट में। देन क्रेडिट सेल्स भी आएंगे स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन इसका डबल इफेक्ट जाएगा, सेकंड इफेक्ट इसका डेटर्स अकाउंट को जाएगा। तो अभी हम पोस्टिंग करते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एंड क्रेडिट सेल्स। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में लिखिए 2 लाख, गुड्स रिटर्न टू एचओ क्रेडिट साइड में लिखिए बाय गुड्स सेंड बाय ब्रांच या फिर रिटर्न भी लिख सकते हैं 16,000। एंड क्रेडिट सेल्स का डबल इफेक्ट आएगा, सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इन ब्रैकेट क्रेडिट सेल्स 1,50,000। इसका सेकंड इफेक्ट डेटर्स अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,50,000। नेक्स्ट पोस्टिंग, नेक्स्ट पोस्टिंग हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक आएगा स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन या फिर आप बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में। बाद में ये जो चेक भेजा है एचओ ने, तो इसमें कुछ एक्सपेंसेस बताए हैं, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग, ये हम लेंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। लेकिन ये जो पेटी कैश होती है वो आई है उनके पास से, तो ये पेटी कैश रेमिटेंस है, ये नहीं आएगा उसमें। लेकिन नेक्स्ट आइटम जो है एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस, ये भी ब्रांच अकाउंट ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में आएगा। तो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में हम कौन सा इफेक्ट देंगे, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस का। और क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक का 1 लाख यहाँ पर लिख दिया। अभी हम एक्सपेंसेस का इफेक्ट देंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को। ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में टू ब्रांच बैंक अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। उसके अंडर लीजिए सैलरी 12,000, रेंट एंड टैक्सेस 6,000, एडवर्टाइजिंग 5,000, पेटी एक्सपेंसेस लिए हैं हमने, ये एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस 4,000, इनकी टोटल हमने लिख दी 27,000। अभी ये जो एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस है इनका हम सेकंड इफेक्ट देंगे पेटी कैश अकाउंट को, पेटी कैश के क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 4,000। और वो जो रेमिटेंस था ना, जो चेक आया था हेड ऑफिस की ओर से, वो हम डेबिट में लिखेंगे टू पेटी कैश अकाउंट 3,000। इस तरह से हमने सभी पोस्टिंग कर ली है। अभी हमें अकाउंट क्लोज करना है, लेकिन उसके पहले हम लोडिंग लिखेंगे। लोडिंग कहाँ पर लिखना होता है, एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो देखिए लोडिंग जो होता है वो कौन कौन से आइटम पर आता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो ओपनिंग स्टॉक एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच कहाँ पर है, डेबिट में है, तो उनके ऊपर जो लोडिंग है वो एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाएगा। और जो रिटर्न है एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट में है, तो उनके ऊपर का लोडिंग कहा जाएगा, एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में लोडिंग कैलकुलेट करके रखे हैं, तो ये अमाउंट हम डायरेक्टली लेंगे अभी लोडिंग की। तो देखिए गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच का लोडिंग कितना है, 50,000, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच का 4,000, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक का
25,000, ये अमाउंट हम लेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे 4 लोडिंग्स। तो पहले हम लिखते हैं गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस का लोडिंग, जो हमने रिटर्न के ऊपर निकाला था 16,000 के ऊपर 1/4, वो 4,000 लिया डेबिट में। देन क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर का लोडिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट, वो है 25,000। क्रेडिट साइड में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर का लोडिंग बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट 20,000, एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है 2 लाख, उसके ऊपर का लोडिंग 50,000। इस तरह से हमने लोडिंग की पोस्टिंग कर ली। अभी हम अकाउंट वन बाय वन क्लोज करेंगे। तो पहले हम क्लोज करेंगे स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया था, सो ये अकाउंट टैली होना चाहिए या फिर इसमें से कुछ डिफरेंस आना चाहिए। तो ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो जिस साइड में आएगा उसको सरप्लस या शॉर्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में डिफरेंस आया है, तो उसको बोलेंगे हम सरप्लस। तो वो है 14,500। अभी हम 14,500 में से 1/4 अमाउंट जो है वो एडजस्टमेंट में डालेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगी। सो यहाँ पर हमने 1/4 अमाउंट 3,625 निकाली, वो एडजस्टमेंट में जाएगी। और बाकी की अमाउंट जो है 10,875, वो प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगी। तो पहले हमने स्टॉक अकाउंट क्लोज किया, तो इन दोनों का इफेक्ट हम दे देते हैं एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 3,625, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 10,875। अभी हम डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट एक तो टैली होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सभी आइटम है वो दिए हुए थे, या फिर बैलेंस आना चाहिए। तो बैलेंस तो नहीं था दिया हुआ। सो ये जो है डेटर्स, इसकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट में लिखी 1,70,000। उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करके जो बैलेंस आया वो है 41,500। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी नेक्स्ट आइटम हम पोस्ट क्लोज करेंगे, नेक्स्ट अकाउंट वो है पेटी कैश का। तो पेटी कैश अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। पेटी कैश में हमें जो डेबिट साइड है वो बड़ी मिली 5,000, उसको क्रेडिट में लिखा 5,000, और जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस आया है 1,000 का। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000। इस तरह से हमने पेटी कैश अकाउंट क्या किया है, अभी क्लोज किया है। नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल नहीं होता तो हम पहले एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करते और उसका डिफरेंस एडजस्टमेंट में डालते। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है, सो हम पहले एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे और उसका डिफरेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो इसकी टोटल क्रेडिट की बड़ी आई 73,325, और उस का बैलेंस निकाला हमने 44,625, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ये लिख दीजिए। देन ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट का बैलेंस क्रेडिट में लिख दिया। एक्सपेंसेस अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है 34,000, क्रेडिट को लिखा 34,000, बैलेंस आया 34,000। तो वो हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34,000, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 34,000। अभी लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है, तो 55,500 टोटल आई, और उसका बैलेंस आया 21,500 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हमने ये ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम भी कंप्लीट किया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें रेशियो एनालिसिस का सिर्फ स्टॉक टर्नओवर रेशियो का न्यू रेशियो आया था, बाकी सभी सेम थे। हमारे अक्टूबर की जो क्वेश्चन पेपर है उसी की तरह। और जो ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम है ये भी सेम है। देखिए सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी अमाउंट चेंजेस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और ये हमने उसका सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट का मैं नेक्स्ट पार्ट में ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन पेपर का। थैंक यू।